आइए पढ़ते हैं उपसर्ग भाग 3। हमने 2 भाग पहले पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत संस्कृत के, हिंदी के और अरबी फारसी के उपसर्ग हमने पढ़े। आज पढ़ेंगे हम उपसर्ग भाग 3। उपसर्ग की परिभाषा कुछ यूं थी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं और एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं हम भाग 3। उसमें पढ़ेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के वे अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर कुछ उपसर्ग है वो अंग्रेजी भाषा के, जैसे सब, डिप्टी, चीफ, जनरल, वाइस, असिस्टेंट, हेड और एक्स। तो ये कुछ शब्दांश है अंग्रेजी के जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जैसे सब रजिस्ट्रार। तो इन दोनों में सब या फिर जो शब्दांश लगा वो एक अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। उसी प्रकार जैसे देखिए डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर। तो ये भी डिप्टी शब्दांश है, ये भी अंग्रेजी भाषा का एक उपसर्ग है। चीफ, जैसे चीफ सेक्रेटरी या फिर चीफ मिनिस्टर। तो यह भी एक अंग्रेजी भाषा का शब्दांश है। जनरल, जैसे जनरल स्टोर, यह भी जनरल से बना है, जनरल स्टोर या फिर जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी भी आप कह सकते हो। वाइस, जैसे वाइस से क्या है, वाइस प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर, जैसे वाइस कीपर या वाइस कैप्टन, वाइस। तो वाइस भी एक अंग्रेजी भाषा का शब्दांश है, अंग्रेजी भाषा का एक उपसर्ग है। जैसे असिस्टेंट, तो असिस्टेंट से आप नए शब्द बनाओगे तो असिस्टेंट क्लर्क होता है, असिस्टेंट क्लर्क। तो यहाँ पर भी क्लर्क से पहले जो असिस्टेंट लगा है वह एक शब्दांश है, एक उपसर्ग है। उसी प्रकार असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो यह भी एक शब्द बना है नया और पहले वाले शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ है। जैसे हेड से हेड मास्टर या फिर हेड क्लर्क या फिर हेड टीचर। तो यहाँ पर भी हेड शब्दांश के द्वारा नए शब्दों का निर्माण हुआ है। एक्स से देखिए, जैसे एक्स प्रेस या फिर एक्स स्टूडेंट या फिर एक्स आर्मी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक्स शब्दांश का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ अंग्रेजी भाषा के चुनिंदा शब्द है। उसी प्रकार देखिए आप संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, जैसे अध, अधः अधोगति शब्द हो गया, या फिर अधोमुख शब्द हो गया, या फिर अधः पतंग शब्द हो गया। तो यहाँ पर भी अध शब्दांश का या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अंत से देखिए अंतःकरण या फिर अंतः
अंतर्मन या फिर अंतर्मुखी। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बन रहा है, रे बन रहा है। पुनः प्लस उक्ति से शब्द बनता है पुनरुक्ति या पुनरुत्थान या फिर पुनर्गमन। तो यहाँ पर भी पुनर् या फिर पुनः, इससे नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार आप देखिए बहिर्गमन या फिर बहिर्मुख। तो यहाँ पर बहि शब्दांश का प्रयोग हो रहा है। अंतर से अंतरात्मा या अंतर्मुखी। तो ये भी दो नए शब्द बने, किससे, अंतर से। उसी प्रकार अलम, जैसे अलम प्लस करण से अलंकरण बना या फिर अलम प्लस कार से शब्द क्या बना, अलंकार। चिर से चिरायु, चिर प्लस आयु, चिर परिचित, चिर परिचित। तो यहाँ पर चिर एक लंबे समय के अर्थ में आता है और इसलिए चिर शब्दांश का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उसी प्रकार एक शब्द होता है चिरकाल। तो चिर शब्दांश के द्वारा तीन नए शब्दों का निर्माण हुआ। सत से सत्कार्य, सत्कर्म या फिर सज्जन या फिर सत्संग। तो यहाँ पर सत अव्यय का या सत शब्दांश का या सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ। सह से सहचर, सहपाठी या फिर सहयोग या फिर सहगामी। तो यहाँ पर भी सह और सह शब्दांश का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार पूरा से देखिए, पुरातन शब्द क्या बना, पुरातन या फिर पुरागामी या फिर पुरातत्व। पुरागामी कह सकते हो या फिर पुरातत्व शब्द भी बनता है। तो पूरा भी एक संस्कृत का अवयव है और उसे नए शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर देखिए आप पुरुष से पुरस्कार और पुरस्कृत। तो ये भी पुरुष अव्यय शब्दांश से दो शब्द बने। तिरस से देखिए आप तिरस्कार और तिरस्कृत। तो ये तिरस से दो शब्द बने। उसी प्रकार आप देखिए समहार, सम से समतल, समहार, समतल और समकालीन और समतुल्य। तो ये तीन नए शब्दों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार ऐसे देखिए अगम, अचल, अज्ञेय, अज्ञान। तो यहाँ पर अ के द्वारा, अ शब्दांश के द्वारा, अ उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार अन से देखिए अन प्लस अंत से आनंद, अन प्लस उपयुक्त से अनुपयुक्त और अन प्लस अन्य से अनन्य। तो यहाँ पर अन शब्दांश के द्वारा नए शब्द बने। इसी प्रकार स से सजल, सरस, सजीव और
सजीव, सजल, सरस, सजीव और सकर्म। तो ये नए शब्दों का निर्माण हुआ। तो अज से लगाकर हमने स तक संस्कृत के प्रमुख अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें पढ़ा। अब कई बार ऐसे शब्द भी बनते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दो या अधिक उपसर्ग का एक साथ प्रयोग, तो ऐसे भी नए शब्द बनते हैं। जैसे निर, निर, आ और करण। तो इससे शब्द निर में र हलंत है, आ जुड़ने से रा की मात्रा बनी और शब्द बना निराकरण, शब्द बना निराकरण। उसी प्रकार प्रति, उप और कार, तो इसका शब्द क्या बना? प्रत्युपकार। अब प्रत्युपकार क्यों बना, यह का आगम कैसे हुआ? वो यूं हुआ कि यहाँ पे प्रति में ई की मात्रा है, ई के बाद उ असमान स्वर है, तो यण संधि कहती है कि इक के स्थान पर यण, यानी पहले अ, ई, उ, री ये हो और उसके बाद असमान स्वर हो। ई, उ, री और री के बाद यदि असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या होता है? य, और उ के स्थान पर होता है वह। तो यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर यह होते ही तय है वो हलंत रह गया, और तय हलंत रहते ही उ की मात्रा यह आगम हुआ, उसके साथ में जुड़ते ही शब्द क्या बन गया? प्रत्युपकार। उसी प्रकार अन्न से, अन्न, आ और शक्ति से शब्द क्या बना? अनासक्ति। उसी प्रकार अति, आ और चार, यहाँ पर भी यण संधि होगी क्योंकि ई है, ई के बाद असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर यह होगा, यह के साथ में आ जुड़े तो यह हो जाएगा, तय हलंत रहेगा तो शब्द बनेगा अत्याचार। उसी प्रकार असुरक्षित से शब्द बनेगा असुरक्षित। फिर अनि और यंत्रित से शब्द बनेगा अनियंत्रित। फिर परि, आ और वर्ण से, यहाँ पे देखिए आप ई की मात्रा है, रे आधा रहेगा, ये आएगा, ये के साथ में आ जुड़ने से या होगा, रे आधा रहते ही र ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा पर्यावरण। फिर वी, आ और करण से, यहाँ पर वी में ई है तो वह वैसे ही हलंत रह गया, या का आगम हो गया, शब्द क्या बना? व्याकरण। और उसी प्रकार सु, यहाँ पे ई ने होकर उ है और उ के स्थान पर वह आता है, तो स आता रहते ही वह का आगम हुआ, आ की मात्रा जुड़ गई और स्वागत। तो ये इस प्रकार शब्द बने जिसके अंदर दो दो उपसर्गों का प्रयोग एक साथ हुआ और नए शब्दों का निर्माण हुआ। तो आज की क्लास में हमने ये 3 विशेष भाग पढ़े, जिसमें अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं, उपसर्ग की भांति ही प्रयुक्त होते हैं, और उसके अलावा 2 या 2 से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग। तो यह उपसर्ग का भाग नंबर था 2, और यदि 3 और यदि आपको पहले के 2 भाग पढ़ने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों भाग मिल जाएंगे। भाग नंबर 1 जिसमें संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ोगे, और भाग नंबर 2 जिसमें हिंदी के प्रमुख उपसर्ग और अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वहां जाकर आप उपसर्ग प्रकरण का समग्र अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।